Myself Deepthi Rangnani, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. Today we will deals with laws of thermochemistry. ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के दो नियम हैं, एक लावाजे और लाप्लास का नियम और दूसरा हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन के लिए ये नियम हैं जिन्हें कि ऊष्मा रसायन के नियम कहा जाता है। सबसे पहला नियम जो है वो लावाजे और लाप्लास का नियम है। इसके अनुसार एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है कि इक्वेशन है सल्फर और ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू -296.9 किलो जूल है। इसी इक्वेशन को अगर हम रिवर्स में लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र और ऑक्सीजन का बनना, तो डेल्टा एच की वैल्यू वही रहती है 296.9 किलो जूल, पर उसका चिन्ह परिवर्तित होता है। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक है, सेकंड जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन जिसमें कि वाटर का बनना दिखाया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू -285.83 किलो जूल है। और सेकंड रिएक्शन में वाटर का डिकम्पोजिशन दिखाया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू -285.83 है। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो लावाजे और लाप्लास के नियम के अनुसार है कि एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा का जो मान है वो उसके विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होता है। सेकंड नियम है हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। हेसिस का ऊष्मा संकलन का नियम क्या है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है या एंथैल्पी परिवर्तन है वो समान है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन दिखाई गई है, इसमें A गिव्स B, यह एक रासायनिक प्रक्रम है। तो यह चित्र में दिखाया गया है कि ये A गिव्स B वो तीन पदों के द्वारा, तीन पाथ के द्वारा हो सकता है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन तो A से डायरेक्ट B में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा H इसकी हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डेल्टा H है। सेकेंड जो पाथ है उसमें A से पहले C बनेगा, C से B बनेगा, तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन है वो डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश है। फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा H डैश है, सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा H डबल डैश है, तो टोटल चेंज हो जाएगा डेल्टा H डैश प्लस H डबल डैश। ऐसे ही थर्ड जो पाथ है उसमें A से X बन रहा है, X से Y बन रहा है, Y से फिर B बन रहा है, तो इसमें A से X के लिए जो हीट चेंज है वो डेल्टा H1 है। एंथैल्पी चेंज सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा H2 है, थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H3 है। और इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, जो कि हेसिस के नियम को की वैधता को दर्शाते हैं। इसी तरह से हम आगे जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसकी हेसिस के नियम के लिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि हमें जो है वो NH3 और HCl के द्वारा NH4Cl का जलीय विलयन बनाना है। अब ये दो विधियों के द्वारा संपन्न हो सकता है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है कि पहले तो HCl और NH3 की रिएक्शन हो, दोनों गैशियस फॉर्म में है, NH4Cl सॉलिड बनता है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आती है -177.8 किलो जूल। फिर उसके बाद बना हुआ जो NH4Cl है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें जो डेल्टा H चेंज आता है वो आएगा 16.32 किलो जूल। नेक्स्ट जो सेकंड पाथ है, जो सेकंड वे है इसके लिए कि पहले हम NH3 और HCl से पहले जलीय विलयन बनाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अमोनिया का पहले एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू 35.15 किलो जूल है। सेकंड रिएक्शन में HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, HCl एक्वस बनता है, डेल्टा H की वैल्यू -74.91 है। थर्ड में इन दोनों को जोड़ करके NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है -51.42 इसमें तो अब इन तीनों को जोड़ने पर जो डेल्टा H चेंज प्राप्त हो रहा है वो -161.48 प्राप्त हो रहा है, और ऊपर दोनों रिएक्शन को जोड़ने पर डेल्टा H की वैल्यू -161.48 किलो जूल प्राप्त हो रही है। तो अतः कोई रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो समान होगा, जैसा कि हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बंध ऊर्जा या बंध की पूर्ण ऊष्मा, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी।
क्या है बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी? एक मोल पदार्थ के अणुओं में कोई विशेष बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है। द्विपरमाणुक अणु जैसे कि दिखाया गया है इक्वेशन में Cl2 है, जो इसमें बंध ऊर्जा का मान उस अणु की वियोजन ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे Cl2 का वियोजन दिखाया गया है, Cl2 का वियोजन हो रहा है 2Cl में, इसमें डेल्टा H की वैल्यू है 243 किलो जूल। इसमें Cl बंध टूटने पर Cl परमाणु प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए Cl2 की बंध ऊर्जा भी 243 किलो जूल होगी। इसी प्रकार HCl की वियोजन दिखाया गया है, HCl की वियोजन की ऊष्मा HCl बंध की ऊष्मा होगी। जैसे HCl गैस वियोजित हो रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में, तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू 24.6 किलो जूल है। तो बहुपरमाणुक अणु अगर होते हैं, ये तो द्विपरमाणुक अणु की बात हुई, बहुपरमाणुक अणु अगर होते हैं उसमें एक से अधिक बॉन्ड होते हैं, तो जिस विशेष बंध को तोड़ा जाता है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा शेष भाग की प्रकृति पर निर्भर करती है और समान बंधों की ऊर्जाओं के मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि H2O है, इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं, तो पहले OH बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है जैसा कि दिखाया गया है इसमें 497.8 किलो जूल होता है, जबकि जो बाद में OH बचता है उसमें OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो 428.5 किलो जूल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि दोनों जो एनर्जीज़ हैं उनका माध्य मान लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं औसत बंध ऊर्जा। इसी तरह से मीथेन है, मीथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं, सब CH बॉन्ड की जो डेल्टा H है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें पूरी टोटल कंप्लीट रिएक्शन दिखाई गई है। CH4 = C + 4H, डेल्टा H की वैल्यू 1664.7 है। तो यह ऊर्जा 4 CH बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए CH की जो औसत बंध ऊर्जा होगी वो इस 1664.7 को 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगी, जो कि हमें दिख रही है 416.17। तो अतः बंध की जो पूर्ण ऊष्मा है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल पदार्थ के अणुओं में कोई विशेष बंध तोड़ने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है वो उसे बंध की एंथैल्पी या बंध ऊर्जा कहते हैं। इसी तरह से बंध ऊर्जा के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, बंध ऊर्जा की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। अब बंध ऊर्जा को निकालने से हम अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं, बंध ऊष्मा के द्वारा हम संभवन ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं, बंध ऊष्मा को ज्ञात कर ऊर्जा को ज्ञात करके हम अनुनाद ऊर्जा का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे।